आज हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1909 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो 1909 के अधिनियम की क्या विशेषता थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो सचिव पद जो है, ये जब 1858 का अधिनियम आता है उसी समय एक सचिव जो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था वो सचिव बना और वायसराय जो गवर्नर जनरल नामक जो पद था उसको वायसराय कर दिया गया था। तो सबसे पहले इसकी पहली विशेषता, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। 16 से 60 हो गया, मतलब धीरे धीरे जो है ये डेमोक्रेसी की ओर, प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। दूसरा, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। नंबर 3 या 3, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। चौथा, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की मंत्रिपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। एसोसिएशन मतलब संघ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। पांचवी विशेषता, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान अर्थात डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। यहाँ से शुरू होता है। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता और वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। नंबर 6, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। ये सब डिवाइड एंड रूल के तहत ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में
भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अधिनियम की विशेषताएं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड बातें कही है। अधिनियम की विशेषताएं, पहली विशेषता, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया अर्थात संघात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने, विधान मतलब कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। भले प्रांतों को अधिकार दिया गया लेकिन ढांचा जो है वह एकात्मक ही बना रहा। दूसरी विशेषता, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था की कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। तीसरी विशेषता, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। चौथी विशेषता, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पांचवी विशेषता, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। छठी विशेषता, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। सातवीं, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे
एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 9, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। 10वीं विशेषता, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसी के तहत साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और वह 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो आज इतना ही। कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो बहुत ही लाभकारी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।